साथियों नमस्कार। साथियों, अर्बन अफेयर्स विद पीके में फिर से आपका एक बार स्वागत है। साथियों, ये चैनल शहरी मामलों के जितने भी विषय हैं जो नागरिकों से जुड़े हैं या शहर में भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो कि यूपीएससी, एसएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, उन सारे विषयों पर कवर करने के लिए ये चैनल डेडिकेटेड है। मेरे अब तक 4 वीडियो आ चुके हैं, मेरा 5th वीडियो है। अगर आप सारे वीडियोज़ को जाके देखेंगे ध्यानपूर्वक, तो आप ये पाएँगे कि इसमें एक और जहाँ पे जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए बहुत उपयोगी है। वहीं दूसरी ओर जो शहर में रहने वाले नागरिक हैं, जो कि जिनको प्रॉपर्टी टैक्स, मकान खरीदना है, ज़मीन खरीदना है, कैसे उनका नक्शा पास होना है, इन सब विषयों पर ये चैनल बहुत डेडिकेटेड है। आगे हम जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा, हम विभिन्न विषयों पर आपके लिए उपयोगी वीडियो हम लाते रहेंगे। और बस आपसे अनुरोध ये है कि इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल अंत तक देखें। देखिए, हमारा ये एजुकेशनल चैनल है। ये जो एजुकेशनल चैनल जो होता है, वो ऐसा नहीं होता कि आप 5 मिनट में देख के वो आप एंटरटेनमेंट कर लें। तो अगर आपको पूरी बात को अच्छे ढंग से समझना है, तो वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और हम इसको बहुत ही सिंसियर तरीके से, सिंसियरली पीपीटी के साथ, तथ्यों के साथ, जितने हमारे रिलेवेंट ऑर्डर्स, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, भारत सरकार के जो लेटेस्ट गाइडलाइन है, स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, नोटिफिकेशन है, अधिनियम है, रूल्स है, उनके साथ भी वीडियो लाते हैं, ताकि आपको पूरी तरह से इसमें क्लैरिटी हो और विषय को समझने में आसानी हो। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने जो शहर में रहने वाले नागरिक हैं, नगर निगम क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के जो 17 नगर निगम हैं, उसमें रहने वाले जो लोग हैं, जिनको हाउस टैक्स असेसमेंट की बहुत समस्याएं होती हैं, खासतौर पर जो रेजिडेंशियल भवनों के लिए, जो आवासीय भवनों के लिए, उस पर मैंने वीडियो बनाया था। उसी के क्रम में आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इन्हीं 17 नगर निगमों में जो लोग कॉमर्शियल बिल्डिंग जिनकी है, जिनकी नॉन रेजिडेंशियल उपयोग की भवन है, यानी नॉन रेजिडेंशियल का मतलब है जो आवासीय के अतिरिक्त जो भी भवन है, जिसका प्रयोग कॉमर्शियल है, इंस्टीट्यूशनल है, इंडस्ट्रियल है, हॉस्टल है, हॉस्पिटल है, पैथोलॉजी लैब है, कोई भी हो अदर देन रेजिडेंशियल, उनके भवनों का असेसमेंट कैसे करना है, स्व सेल्फ असेसमेंट। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2013 में नोटिफिकेशन के माध्यम से ये नियमावली बनाई थी कि जो अनावासीय भवन है, उनका भी सेल्फ असेसमेंट कोई कर सकता है। तो उस पे आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, तो इसको आप कृपया ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। साथियों, जब मैं नगर निगम लखनऊ में मैं अपर नगर आयुक्त के पद पर तैनात था, तो मैंने वहाँ पे ये एक पुस्तिका बनाई थी कि संपत्ति कर का स्वयं निर्धारण कैसे करें। इसमें आवासीय भवनों के लिए भी था और अनावासीय भवनों के लिए भी था। वो जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने आपको बताया, बड़ी पॉपुलर हुई थी ये। उसी का जो अब ये पुस्तिका वेबसाइट पर है, उसका मैं वेबसाइट के आधार पर जो भी लेटेस्ट रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, वो मैं उसके साथ में ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथियों, अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी मैं उसको एक बार रिवीजन के लिए मैं एक बार पुनः बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश जो नगर निगम अधिनियम है, यूपी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1959, उसके सेक्शन 172 में प्रॉपर्टी टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस के साथ प्रॉपर्टी टैक्स का उल्लेख है। और ये जो प्रॉपर्टी टैक्स के अंतर्गत ही जो भी हाउस टैक्स है या वाटर टैक्स है या सीवर टैक्स है, उसके अंतर्गत आता है। ये जो नगर निगम अधिनियम का सेक्शन 173(1) है, उसमें इसको परिभाषित किया गया है कि प्रॉपर्टी टैक्स में जनरल टैक्स यानी हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और ड्रेनेज टैक्स या सीवर टैक्स, ये तीनों टैक्स मिलके प्रॉपर्टी टैक्स कहलाता है। नगर निगम अधिनियम के सेक्शन 174(1)(a) में नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, जो कि अनावासीय भवन है और या भूमि, ऐसी भूमि जो जिसका प्रयोग कॉमर्शियल पर्पस के लिए हो रहा हो, उनके असेसमेंट के लिए प्रोविजन दिया गया है कि कैसे आपको जो फॉर्मूला है, किस तरह उसको आप असेसमेंट करेंगे, उसका मैं आगे आपको समझाऊंगा।
अब एक प्रश्न ये आता है कि जो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, यानी अनावासीय भवन हैं, उनमें हम क्षेत्रफल कौन सा लेंगे? तो देखिए, आवासीय भवन में प्रोविजन था कारपेट एरिया का, यानी कवर्ड एरिया का 80%। लेकिन जो भी नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है या अनावासीय भवन या कॉमर्शियल हो या अदर देन रेजिडेंशियल, उनके लिए जो एरिया लिया जाएगा वो कवर्ड एरिया, यानी जितने पे आपका बना हुआ है बिल्टअप एरिया, वही क्षेत्रफल आपको इस कैलकुलेशन में लेना है। अब ये जो आपकी रजिस्ट्री होती है वो स्क्वायर मीटर में होती है, और जो नगर निगम का जो कर निर्धारण है, जो वार्षिक मूल्य की गणना होती है, वो वर्ग फीट में होती है। तो आप वर्ग मीटर को वर्ग फीट में कन्वर्ट करने के लिए आप उसमें 10.76 से गुणा कर दीजिए। जो भी आपका वर्ग मीटर में क्षेत्रफल आपके रजिस्ट्री में है, उसका 10.76 में गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो वर्ग फीट में आ जाएगा। ये जो 2013 में जो ये नोटिफिकेशन इशू हुआ था, जिसमें कि नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग को स्वकर निर्धारण के परिधि में लाया गया था, वो इसका नोटिफिकेशन है। साथियों, चूंकि नगर निगमों में जोनल सिस्टम है, तो हर नगर निगम में 5 या 6 जोन होते हैं, और उस जोन में कई बहुत सारे वार्ड होते हैं। तो अगर आपको पता ना हो, तो आप अपने, एक तो जिस जगह आप रहते हैं, आपकी दुकान है या आपका कोई प्रतिष्ठान है, वो किस वार्ड में पड़ता है, ये आप जानकारी कर लें, और वो वार्ड किस जोन में है। यदि आपको कोई कठिनाई हो, तो आप जोनल ऑफिस पे जाके अपने जो भी जानकारी आपको लेनी है या जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, वो वहाँ मिल जाएगी। ये वेबसाइटों पे जो नगर, जिस भी नगर निगम में आप रहते हैं, वहाँ वेबसाइट पे आपको पूरा विवरण मिल जाएगा कि कौन कौन से जोन में कौन कौन से वार्ड आते हैं, और उस वार्ड में कौन कौन से मोहल्ले आते हैं। तो इससे आपको, जब भी आप असेसमेंट करेंगे, तो आपको अपना जो रेट, मासिक किराया दर मिलने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए, जो आवासीय भवन की का जो स्वकर निर्धारण के लिए फॉर्म भरा जाता है, उसको बोलते हैं प्रपत्र क। और अनावासीय भवन के लिए या नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए जो फॉर्म भरा जाता है, उसको बोलते हैं प्रपत्र ग। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रपत्र क होता है आवासीय के लिए, और प्रपत्र ग होता है अनावासीय के लिए। तो अब जैसे अनावासीय में आपके दुकानें हैं, प्रतिष्ठान है, बैंक, होटल, कोचिंग, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक केंद्र, पैथोलॉजी लैब, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, मेडिकल स्टोर, जिम, थिएटर, सिनेमा गृह, हॉस्टल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, डिपो, गोदाम, मॉल्स, पफ्स बार, कम्युनिटी सेंटर, कल्याण मंडप, मैरिज लॉन, मैरिज हाउसेस, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ऑफिसेस, जो पब्लिक सेक्टर के इंटरप्राइजेस होते हैं, तो ये सब आते हैं अनावासीय में। और उनका जो फॉर्म भरना है, आपको प्रपत्र ग भरना, ये ध्यान रखिएगा। अब चूंकि इसमें प्रपत्र ग में केवल आपको क्षेत्रफल लेना है, तो क्षेत्रफल लेने में जो भी आपका रजिस्ट्री में क्षेत्रफल है, बिल्टअप एरिया, या रजिस्ट्री में मान लीजिए जमीन ज्यादा होगी, जितने भी आपका नक्शा पास है वो बिल्टअप एरिया हुआ, उतना एरिया आपको उल्लेख करना है जब आप अपना असेसमेंट करेंगे। अब इसमें देखिए, आवासीय और अनावासीय में मुख्य रूप से देखिए अंतर क्या है। अंतर है, एक तो आपको देखिए दर यहां से मिल जाएगी, वेबसाइट पे आप जाएंगे तो रेट मिल जाएगा आपको कि जो डिफरेंट लोकेशन पे क्या रेट है वहाँ का, उस एरिया का। जो आपका मकान है, अगर जैसे आपका मकान 24 मीटर से अधिक है, रोड पर है, या 12 से 24 मीटर के बीच में है, या 12 मीटर से कम है, 3 कैटेगरी है। तो और मकान पक्का है, अर्ध पक्का है, या कच्चा है, तो उसके हिसाब से ये इसमें सारा दिया हुआ है डिटेल, जिस कैटेगरी में आपका आता हो और जिस मोहल्ले में हो, जिस वार्ड में हो। यहाँ वार्ड का नाम होगा, मोहल्ले का नाम होगा, और जिस कैटेगरी में आपका आता हो उसको आप देख के अपना रेट निकाल लीजिए। अब आवासीय में तो सीधा यही रेट भरा जाता है, लेकिन अनावासीय में इसका मल्टीपल होता है, यानी गुणक। अब देखिए गुणक में कैसे लिया गया है, ये देखिए शेड्यूल दिया हुआ है, नियमावली का ही है, पूरे सभी नगर निगमों पे लागू है ये। देखिए, ये एवरी टाइप ऑफ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, शॉप एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट, बैंक, ऑफिसेज, होटल,
अप टू 3 स्टार, प्राइवेट होटल, कोचिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये 5 गुना। अब इस वाले में अभी 2019 में कुछ करेक्शन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, वो मैं बता दे रहा हूँ आपका, ये भी नोटिफिकेशन आई है। पहली कैटेगरी में इसकी जगह हो गया है एवरी टाइप ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, शॉप्स इन मार्केट्स, टेंट हाउस, ये जोड़ा गया है, पहले नहीं था। बिल्डिंग मटेरियल शॉप्स, जहाँ पे आपके भवन निर्माण के सामान, बालू है, सीमेंट है, सरिया है, मिलता है, वो भी इसमें जोड़ा गया है। बैंक, एटीएम, फाइनेंस कंपनीज एंड नॉन गवर्नमेंट कोचिंग सेंटर्स, जो प्राइवेट कोचिंग है वो इसमें अनावासी में, ये फर्स्ट वाले में जोड़ा गया है, पहले जो नहीं था। तो इसमें जो भी आपका मासिक किराया दर है, जो मैंने आपको बताया था, उसका 5 गुना, 5 टाइम्स ऑफ द रेट फिक्स अंडर सब रूल 1। ये जो है नॉन रेजिडेंशियल के लिए, इस कैटेगरी में जो भी भवन आएंगे, जो मैंने अभी आपको बताया, उसका 5 गुना जो मासिक किराया दर जो आपको यहाँ मिला था, ये यहाँ जो उल्लेख है, जिस कैटेगरी में आप आएंगे, तो जो आपका जो अनावासी भवन जिस श्रेणी में आएगा, उसके उतने गुना करना है। तो जब पहला हमने आप बताया 5 गुना। अब दूसरा देखिए, एवरी टाइप ऑफ क्लिनिक, पॉलीक्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर, लेबोरेटरीज, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर, हेल्थ केयर सेंटर, तो इसमें जो मासिक किराया दर है उसका 3 गुना, 3 टाइम्स। फिर उसके बाद आए स्पोर्ट्स सेंटर एज जिम, फिजिकल हेल्थ सेंटर एटसेट्रा, थिएटर, सिनेमा हाउस, ये 2 गुना, 2 टाइम्स ऑफ द रेट। हॉस्टल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विच आर नॉट कवर्ड अंडर क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 177 ऑफ द एक्ट। अब ये जो भी इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, शैक्षणिक संस्थान है, इंटरमीडिएट तक के संस्थान तो टैक्स फ्री होते हैं। जो हाउस टैक्स, जो जनरल टैक्स है, वो एग्जम्प्टेड होते हैं, वो सेक्शन 177 में है, वो चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। लेकिन इंटरमीडिएट तक के स्कूलों के अतिरिक्त बाकी जो डिग्री कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हो, जो भी है, वो सब टैक्सेबल है। तो उसमें टैक्स कितना है, जितना आवासीय का दर है उतना ही इस पे है, इस पे मल्टीपल नहीं लागू किया गया, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस मामले में थोड़ा सा राहत दी गई है। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, डिपो, गोडाउन, ये 3 गुना है। मॉल, होटल नॉट रजिस्टर्ड विद टूरिज्म डिपार्टमेंट, पब्स, बार, लॉजिंग हाउस वेयर वाइन इज सर्व्ड विद फूड, यानी कि जहाँ पे शराब भी परोसी जाती है खाने के साथ, वो मॉल और ऐसे होटल जो कि टूरिज्म डिपार्टमेंट से, पर्यटन विभाग से रजिस्टर्ड जो नहीं है, उसमें 6 टाइम्स है। जो मासिक किराया दर है उसका 6 गुना रेट लगेगा इस कैटेगरी में। फिर अगली कैटेगरी है कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडप, मैरिज हाउसेस, क्लब एंड सेम टाइप ऑफ बिल्डिंग्स। देखिए बहुत सारे क्लब होते हैं शहर में, है ना, और शादी घर होते हैं, कल्याण मंडप होते हैं जहाँ से विवाह वगैरह होते हैं, उसमें 3 गुना है। फिर उसके बाद है इंडस्ट्रियल यूनिट, स्टार कैटेगरी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स एंड एलिजिबल टूरिज्म यूनिट्स रजिस्टर्ड विद उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट, जो कि पर्यटन विभाग में रजिस्टर्ड हो, और सेमी गवर्नमेंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग, ये भी 3 गुना है। बिल्डिंग हैविंग टावर्स एंड होर्डिंग, टीवी टावर्स, टेलीकॉम टावर्स, आप देखते हैं कि लोग घरों के छतों पे टावर लगवाते हैं, या विज्ञापन के लिए होर्डिंग लगवाते हैं, या जो विभिन्न जो टेलीकॉम कंपनियां इनके टावर लगते हैं, तो इनको भी जो 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 आपका वो फ्लोर है जिसपे कि वो टावर लगा है, वो अनावासी के रूप में माना जाएगा, भले ही आपका नीचे का पोर्शन रेजिडेंशियल हो, लेकिन अगर आपने छत पे लगवा रखा है तो वो फ्लोर माना जाएगा कॉमर्शियल या अनावासी। उसमें जो है 4 टाइम्स है मासिक किराया दर, जो आवासी वाला उसका 4 टाइम्स। इन रेजिडेंशियल रीजन शॉप्स हैविंग मैक्सिमम विच आर नॉट मेंशन इन अबव कैटेगरी। अब देखिए कुछ ऐसे हैं जो कि उस कैटेगरी में नहीं है, जैसे एरिया ऑफ 120 स्क्वायर फीट बीइंग यूज्ड एज टी, मिल्क, ब्रेड, एग, पान, वॉशर रूम, लॉन्ड्री, फ्रूट, वेजिटेबल्स, फोटो स्टेट, हेयर ड्रेसर एंड टेलरिंग शॉप। मतलब ये कि जो कि कमजोर तबका होता है, जो कि आर्थिक रूप से इनके पास कोई नौकरी नहीं है, हैं, तो वो लोग अपने घर में ही एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। आप देखते हैं ना मोहल्लों में छोटी छोटी दुकान रहती है, अंडा है, दूध है, और पान है,
सब्जी है, फल है, ये बेचते हैं, फोटो स्टेट लगा लिया, है ना। तो अगर उसका क्षेत्रफल 120 स्क्वायर फीट तक है, भले ही रेजिडेंशियल में खोला हो, तो उसमें केवल 1.5 गुना। नॉर्मल दुकानों में 3 गुना लगता है या 5 गुना है, लेकिन जो इस तरह छोटी दुकानें हैं, जो आपने अपने घर के अंदर ही खोल लिया है, जिनका एरिया केवल 120 स्क्वायर फीट है। अच्छा, घर में ना भी आप खोलिए, लेकिन अगर छोटी दुकान है 120 स्क्वायर फीट तक है, तो वो उस जो आवासीय दर उसका केवल 1.5 गुना है। तो यहाँ भी एक राहत देखिए 2019 में ये लाया गया। ये पहले 2013 में नहीं था, ये 2019 में राहत देते हुए इस कैटेगरी को शामिल करके केवल 1.5 गुना ही रखा गया इसका। और जो चीजें इसमें नहीं उल्लेख है, हो सकता है ऐसा आपका कोई व्यवसाय हो जो इस पूरे शेड्यूल लिस्ट में उल्लेख उसका ना हो, तो वो सब 3 गुना में आएंगी। तो ये है जो अनावासी जो मुख्य अंतर है, आवासीय जो भवन है उनके कर निर्धारण में और अनावासीय भवनों के कर निर्धारण में मुख्य अंतर यह है, एक तो इसमें मल्टीपल लग गया, जैसा आपका व्यवसाय है उसके हिसाब से आपका जो भी आप जहाँ रहते हैं, जो भी आपकी दुकान है, प्रतिष्ठान है, तो वहां पे जो रेट लागू है आवासीय वाला, उसका इतने गुना मल्टीपल वो हो जाएगा अनावासीय का। दूसरा मुख्य अंतर क्या है कि जो आवासीय भवन है वहां पे कर निर्धारण के लिए जो वार्षिक मूल्य की गणना है वो होता है कारपेट एरिया पे, यानी कवर्ड एरिया का 80%, जबकि अनावासीय भवनों में पूरा पूरा बिल्टअप एरिया लिया जाता है। ये दो मुख्य अंतर हैं। अब देखिए, इसमें और किसी तरह की छूट नहीं मिलती। आवासीय भवनों में तो कुछ छूट ये मिलती है कि भाई अगर आपका भवन पुराना है, खुद आप रहते हैं उसमें, तो उसके हिसाब से वहाँ पे छूट है। यहाँ पे भी छूट है, वो अभी आपको आगे बताएंगे, लेकिन वो अलग तरह का छूट है। तो इसमें देखिए फॉर्म जो अनावासीय भवनों के लिए प्रपत्र ग है, सिंपल सब कॉलम है कि आपका भवन जो है, आपका नाम है, पिता का नाम, सड़क का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब हो गया। फिर उसके बाद जो भी आपका भवन है या भूमि है, उसके सामने की सड़क की चौड़ाई 24 मीटर से अधिक है तो यहाँ टिक करिए, 12 से 24 मीटर है तो बीच वाला टिक करिए, और 12 मीटर से कम है तो यहाँ टिक करिए। फिर भवन के निर्माण की प्रकृति, वो 3 कैटेगरी है, हमने बताया था आपको, पक्का, अर्ध पक्का या कच्चा। तो जिस भी कैटेगरी में आता है आपका अर्ध पक्का को यहाँ पे अन्य पक्का भवन लिखा गया है, जिसमें एस्बेस्टस शीट है या टीन शेड है, वो अर्ध पक्का है, बीच वाला। ऊपर पक्का में आरसीसी छत और आरबी छत यानी ईंटों वाली छत, वो है तो ऊपर पक्का भवन माना जाएगा। अन्य पक्का में आपका एस्बेस्टस हो, फाइबर हो, टीन शेड हो, छत हो, तो वो माना जाएगा बीच वाला कैटेगरी। और कच्चा हो तो आप नीचे वाला टिक कर दीजिए। फिर भवन के निर्माण का वर्ष क्या है, पुराना आपका वार्षिक मूल्य अगर है पहले का तो वो लिख दीजिए। फिर जो गणना होनी है, देखिए एक तो आप लिखिए कि अनावासीय भवन का वार्षिक मूल्य कैसे होगा, जो नगर आयुक्त द्वारा आवासीय भवन हेतु नियत किराया का मासिक दर, जो रेट लिस्ट है, 2 रुपये स्क्वायर फीट, 1.5 रुपये स्क्वायर फीट, 1 रुपये स्क्वायर फीट, जैसे आपके सड़क की चौड़ाई और मोहल्ला वार्ड के हिसाब से जो रेट होगा वो वेबसाइट से आप निकाल लीजिए, वो डाल लीजिए यहाँ पर। फिर आपका जो अनावासीय संपत्ति है उसका स्वरूप क्या है, तो जो ये जो शेड्यूल अभी अभी हमने आपको दिखाया था ना, ये वाला, इसमें आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो जिस कैटेगरी में आएंगे, जितना मल्टीपल टाइम है, जितने गुना है, वो आप यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए अगर आपकी दुकान है, आप 3 गुना वाले कैटेगरी में आते हैं, तो जो भी मासिक किराया दर होगा उसका ×3 हो जाएगा यहाँ पे, या ×4 हो जाएगा, जो भी आप कैटेगरी हो। फिर उसके बाद फिर आपको 12 से गुणा करना है, क्योंकि मासिक किराया दर है और हमको निकालना है वार्षिक मूल्य। तो इसमें आपको 12 को से गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा वार्षिक मूल्य। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं है। किराए की जो आपका मासिक किराया दर है इनटू जो मल्टीपल है जिस कैटेगरी में आपका अनावासीय भवन है, और फिर जो है आपका जो आच्छादित क्षेत्रफल है, कवर्ड जो एरिया है, वो उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और 12 का गुणा कर दीजिए। तो यानी कितने फैक्टर हो गए, आपका मासिक किराया दर इंटू मल्टीपल, कितने गुना वाला आप कैटेगरी में आते हैं, जो आपका स्वरूप है अनावासीय संपत्ति का, इंटू आपका जो आच्छादित कवर्ड एरिया है, इंटू 12, ये आपका हो जाएगा वार्षिक मूल्य। वार्षिक मूल्य के आधार पर
निकलता है, जो भी आपका जो हाउस टैक्स है या जनरल टैक्स है, उस नगर निगम में जो रेट होगा हाउस टैक्स का, वो जैसे लखनऊ नगर निगम में 15% है एनुअल वैल्यू का, जल कर यहाँ पे 12.5% है, और सीवर कर 3% है। तो नगर निगम में थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है, वो आप देख लीजिए कि आपके नगर निगम में क्या दर है। अब जो छूट का आता है कि छूट कहाँ कहाँ मिल सकती है, तो ये बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। अगर आपका जो प्रतिष्ठान है कॉमर्शियल अनावासी, उसमें अगर आपने वर्षा जल संचयन की प्रणाली अगर उसमें इंस्टॉल्ड है, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर आपने उसमें इंस्टॉल कर रखा है और फंक्शनल है, दोनों बातें हैं। केवल आपने लगा दिया है और पता लगा पाइप चोक है, पाइप टूटी हुई है, तो फंक्शनल नहीं माना जाएगा। अगर आप क्लेम करेंगे तो नगर निगम के अधिकारी आएंगे, चेक करेंगे कि आपका वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग फंक्शनल है कि नहीं। तो एक ढंग से ये इंसेंटिवाइज करना है कि जो अच्छे प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उसको हम इंसेंटिवाइज करें, क्योंकि आप जानते हैं कि पानी की कमी लगातार हो रही है। तो पानी की कमी को का उपाय क्या है कि जो हमारा वर्षा जल है, उसको अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके पाइप के थ्रू अगर नीचे ज़मीन के अंदर डालेंगे, तो हमारा वाटर रिचार्ज होगा, ताकि जो आगे आने वाला समय में हमें भूजल की कमी नहीं होगी। क्योंकि देखिए हमारा जो वाटर सप्लाई है, वो उसकी अधिकतम जो निर्भरता है वो ग्राउंड वाटर पर है। तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए ये इंसेंटिवाइज किया गया है। अगर आप अपने भवन में लगाते हैं तो आपको 2% की छूट मिलेगी आपके वार्षिक मूल्य में। इसी ढंग से अगर आपका जो कैंपस है, जो आपका अनावासी कैंपस में अगर आपने उसमें 40% में वृक्षारोपण कर रखा है, तो वहाँ 2% की छूट मिलेगी। फिर तीसरी कैटेगरी है कि अगर आपने अपने परिसर में पार्किंग की समुचित व्यवस्था कर रखी है, जाकि जो लोग अपनी गाड़ी पता लगा रोड पे खड़ी कर रहे हैं, रोड जाम हो रहा है ना? तो उससे बचने के लिए अगर आपने अपने परिसर में पार्किंग की व्यवस्था कर रखी है, तो उसमें भी आपको 2% की छूट मिलेगी। फिर लास्ट में है कि अगर आपका कोई ऐसा व्यापार है जिसमें प्रदूषण होता हो, वायु प्रदूषण हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, तो उसमें अगर आपने प्रदूषण रोकने के भी उपाय किए हों एज पर नॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो अगर वो भी आप बताएंगे साहब हमारा प्रदूषण होता अवश्य है, लेकिन हमने प्रदूषण को रोकने के लिए ये नॉर्म अपनाया हुआ है ताकि प्रदूषण ना हो, तो उसमें करेंगे तो भी आपको 2% की छूट मिलेगी। तो इस तरह अगर आप चारों एक्टिविटी अगर आपने कर रखी है तो 8% की छूट मिलेगी। कोई 2 किया है तो 4%। तो वो डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस इनमें से अपनाई है। तो ये जो रिबेट वाला जो क्लॉज है वो ये है। अगर इसमें अगर आपने नहीं किया है तो आपको 2% हर एक पे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें हैं। फिर आपको जल कर और सीवर कर, वाटर कर निकाल लेना है। और ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। इसमें ये मैंने आपको बता ही दिया कि आपके नगर निगम में क्या रेट है जनरल टैक्स का, वार्षिक मूल्य से कितना प्रतिशत है वो देख लीजिए आप, तो निकाल लीजिए। वाटर टैक्स का भी है। अच्छा, वाटर टैक्स का आप ध्यान रखिएगा कि वाटर टैक्स देने के लिए आवश्यक नहीं है कि आपने कनेक्शन लिया हो। अगर आपने उस एरिया में अगर वाटर टैक्स की पाइपलाइन है और आपने कनेक्शन नहीं लिया है, आपने अपने घर में अपने कैंपस से बोरिंग से आप पानी ले रहे हैं, यानी भूजल का आप दोहन कर रहे हैं, भूजल का उपयोग कर रहे हैं, तो भी वाटर टैक्स आपको देना होगा। अगर उस एरिया में पाइपलाइन बिछी है और आपने कनेक्शन नहीं लिया है, तो ये ध्यान रखिएगा। आप ये ना सोचिएगा हमने तो पानी का कनेक्शन लिया ही नहीं है तो हम वाटर टैक्स क्यों दें। तो ऐसा नहीं है। अगर आपने उस एरिया में अगर पानी का प्रोविज़न है पाइपलाइन का और आपने नहीं लिया कनेक्शन, तो भी आपको देना होगा। ऐसे ही सीवर टैक्स का भी है। सीवर टैक्स, सीवर का कोई न कोई किसी न किसी माध्यम से आप वहाँ पे नगर निगम की सुविधा से जुड़े होते हैं। या तो सीवर लाइन होगी, तो आपका जो भी फीकल स्लज है वो सीधे सीवर से जुड़ा होगा। या अगर सेप्टिक टैंक होगा तो सेप्टिक टैंक का भी डिस्पोजल जो एफएसटीपी प्लांट होता है वहाँ पे होता है, तो इसलिए आपको सीवर टैक्स भी दे है। अब एक बात आती है कि आप और भी क्या तरीका हो सकता है कि आप टैक्स बचा सकते हैं। तो देखिए हर नगर निगम में जुलाई या जून
अलग अलग स्थिति हो सकती है। अगर आप उस जुलाई तक या जून तक अपना हाउस टैक्स, वाटर टैक्स जमा कर देते हैं, तो आपको नॉर्मली 10% तक की छूट दी जाती है मैक्सिमम। कहीं कहीं 8% है, कहीं 10% है। तो अगर आप प्रयास ये करें कि जो भी पहला उनका टाइम लिमिट है उसी के अंदर आप जमा कर दें, तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। और यदि आप मान लीजिए पूरा वित्तीय वर्ष बीत गया और आपने टैक्स जमा नहीं किया, तो जैसे ही अगला वित्तीय वर्ष लगेगा, पिछले साल का जो टैक्स है उस पर 12% का इंटरेस्ट लग जाएगा। तो आप एक तो छूट से वंचित हो गए, जो 10% यहाँ मिल रही थी, 12% आपको ब्याज लग गया, तो आपको 22% का नुकसान हो गया। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप जो भी उसमें नोटिफिकेशन पेपर में निकलता रहता है कि इतने तारीख तक जमा करने पे आप पता भी कर लीजिए, तो आप मैक्सिमम टैक्स अवेल कीजिए। क्योंकि जो भी देखिए छूट मिलती है वो एरियर पे कोई छूट नहीं मिलती। जैसे आप अगले साल गए जून के पहले जमा करने, तो जो छूट मिलेगी वो करंट जो डिमांड है उसी के ऊपर मिलेगी। आप चाहें कि साहब एरियर पे भी आपको छूट मिल जाए, तो एरियर पे कोई छूट नहीं है, उस पर ब्याज भी लगेगा। छूट केवल करंट डिमांड पे होती है। इसलिए बेहतर यह है कि आप हर साल हाउस टैक्स का जो भी देता है, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स का, वो आप जो भी टाइम हो जमा करने का लास्ट डेट छूट वाला, उसी छूट वाले पीरियड में आप जमा कर देंगे तो आपको मैक्सिमम छूट मिल जाएगी। तो ये हमारा आज का प्रेजेंटेशन था अनावासी या कॉमर्शियल भवनों के लिए। और ये स्वकर अपने आप खुद ही आप कर सकते हैं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। केवल आपको मासिक किराया दर तय देख लेना है, बाकी आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो साथियों, आज मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ और मैं आपसे पुनः आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने जो व्यापारी भाई हैं उनको आप शेयर करें ताकि अधिक से अधिक उनको लाभ मिले। और कोई आपको सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से आप अवश्य हमको लिखें ताकि हम फीडबैक के आधार पर आगे आने वाले वीडियो पर हम उसको सुधार करें। तो साथियों, इसी के साथ मैं पुनः आपसे आपको धन्यवाद करते हुए मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।